नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक की पूरी प्रक्रिया। एफआईआर क्या होता है, पुलिस एफआईआर कब दर्ज करती है, कब नहीं करती है, पुलिस एफआईआर दर्ज न करे तो फिर क्या करनी चाहिए, चार्जशीट क्या होती है, कोर्ट में चार्जशीट कब पेश किया जाता है। तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है और आपके अधिकार क्या है। किसी भी आपराधिक घटना की कानूनी रूप से जांच करने के लिए एफआईआर दर्ज कराना सबसे पहला कदम होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करती है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की या किसी व्यक्ति ने इसे दर्ज नहीं कराया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एफआईआर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ऐसे में ज़रूरी है कि आपको इस बारे में जानकारी हो। आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है, किन बातों को ध्यान देना चाहिए, इसे लेकर आपके क्या अधिकार है, और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। आज आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह जानिए कि एफआईआर क्या होता है। जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिलती है तो उसके बाद वो जो सबसे पहली लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसे ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जब पुलिस को किसी वारदात की सबसे पहली जानकारी मिलती है, एफआईआर उसकी पहली रिपोर्ट होती है। यह आमतौर पर किसी पीड़ित द्वारा शिकायत के बाद लिखी गई रिपोर्ट होती है। कोई भी व्यक्ति पुलिस से अपने साथ या करीबियों के साथ हुए अपराध की शिकायत मौखिक या लिखित में कर सकता है। पुलिस से कॉल के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। वे मामले की जांच करने के लिए भी अधिकृत होते हैं। इसके लिए उन्हें कोर्ट से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है। असंज्ञेय अपराध में पुलिस के पास न तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, न ही वे मामले की जांच कर सकते हैं। एफआईआर का क्या महत्व है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। किसी भी अपराध या वारदात की जांच में एफआईआर सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आगे की कानूनी कार्रवाई इसी के आधार पर की जाती है। एफआईआर लिखने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। अब जानते हैं कि कौन एफआईआर दर्ज करा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास किसी संज्ञेय वारदात की जानकारी है, वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है, और ऐसा ज़रूरी है कि जिसके साथ वारदात हुई है वही व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराएगा। अगर किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो वो खुद भी एफआईआर फाइल कर सकता है। अगर आपके साथ कोई वारदात हुई है, अगर आपको पता है कि आपने न चाहते हुए भी कोई अपराध कर दिया है, वारदात के मौके पर वहाँ मौजूद थे, तो आप भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने की प्रोसेस क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 154 में एफआईआर का जिक्र है। जब कोई व्यक्ति किसी वारदात या अपराध की जानकारी मौखिक रूप से देता है तो पुलिस उसे लिखती है। शिकायतकर्ता या जानकारी देने वाले नागरिक के तौर पर यह आपका हक बनता है कि आपने जो मौखिक जानकारी दी है, पुलिस उसे लिखने के बाद आपको पढ़कर सुनाए। आपके द्वारा दी गई जानकारी को पुलिस द्वारा लिखने के बाद इस पर आपका साइन किया जाना जरूरी है। आपको इस रिपोर्ट पर तभी साइन करना चाहिए जब आपको लगे कि पुलिस ने आपके द्वारा दी गई जानकारी ठीक से लिखा है। आपके कथन या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखा गया है। जो लोग लिख या पढ़ नहीं सकते हैं वे इस रिपोर्ट पर अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी एक कॉपी जरूर प्राप्त करनी चाहिए। एफआईआर की कॉपी बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करना आपका अधिकार है।
जरा इसको भी जान लेते हैं कि एफआईआर में किस तरह की जानकारी देनी चाहिए। एफआईआर में आपका नाम, पता, तारीख, समय, रिपोर्टिंग की जगह आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वारदात या अपराध की सच्ची जानकारी व तथ्य, शामिल व्यक्तियों के नाम व अन्य जानकारी, और अगर कोई चश्मदीद है तो उनकी भी जानकारी एफआईआर में देनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कराते समय आपको कोई भी गलत जानकारी या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बतानी चाहिए। यदि एफआईआर में गलत जानकारी देते हैं तो भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 203 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कोई ऐसा बयान ना दे कि जिसके बारे में आपको कोई स्पष्ट जानकारी ना हो। अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा तो क्या करनी चाहिए? आप चाहें तो प्राइवेट स्तर पर अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोर्ट में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 156(3) में प्रावधान है, अगर पुलिस तहरीर मिलने पर केस न लिखे तो कोर्ट उसे आदेश दे सकती है। बार देखने को मिलता है कि हत्या तक के मामले भी कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं जिनमें पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। अहम बात यह होती है कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है। अगर कोर्ट का आदेश नहीं माना जाता है तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। धारा 154(3) सीआरपीसी में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट अगर पुलिस लिखने से मना करती है अथवा वह व्यक्ति पुलिस की कार्यवाही से दुखी है या असंतुष्ट है तो वह स्पीड पोस्ट के जरिए अपनी शिकायत एसपी कार्यालय को भेज सकता है या खुद एसपी कार्यालय में जाकर संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखित में अपनी शिकायत दे सकता है। वे अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेंगे या जांच का निर्देश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश देने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी पुलिस कब मामले की जांच नहीं कर सकती है, इसे भी जानिए। आपके द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच तब नहीं करती है जब केस बहुत गंभीर न हो या पुलिस को लगे कि उक्त मामले के जांच के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है। हालांकि इसके लिए पुलिस को रिकॉर्ड करना होता है कि वो क्यों इस मामले की जांच नहीं कर रहे। उन्हें इस बारे में आपको जानकारी भी देनी होती है। चार्जशीट का फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पुलिस चार्जशीट धारा 170 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट को कहते हैं। इस रिपोर्ट के साथ अभियुक्तों को कोर्ट के समक्ष ट्रायल के लिए प्रस्तुत किया जाता है। चार्जशीट में अपराध के संक्षिप्त विवरण के साथ अभियुक्तों के नाम, पते तथा उनके खिलाफ की गई गिरफ्तारी, जमानत, फरार इत्यादि का विवरण होता है। साथ ही अपराध का संक्षिप्त नैरेटिव और उस कोर्ट में साबित करने के लिए पेश किए जाने वाले गवाह, अभिलेख और अन्य साक्ष्यों के बारे में लिखा जाता है। चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में केस का ट्रायल होता है। चार्जशीट कितने दिनों में दाखिल होती है, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस द्वारा किसी भी प्रकरण में पूरी छानबीन करने के बाद पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 173 में चार्जशीट दाखिल करते हैं। जिस केस में अपराधी को कम से कम 10 वर्ष की कैद और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद या फांसी का प्रावधान हो, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है, अन्यथा आरोपी को जमानत मिल जाती है। इसके अलावा दूसरे मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। ऐसा न करने पर आरोपी को जमानत दिए जाने का प्रावधान है। आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर पुलिस द्वारा मामले की जांच कराई जाती है। जांच में यदि आरोप सही पाया जाता है तो मुकदमा पंजीकृत होगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार जांच अधिकारी को है। जांच एजेंसी की चार्जशीट के बाद अदालत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ
संज्ञान लेती है और उन्हें सम्मन जारी करती है। इसके बाद आरोप पर बहस होती है। यदि आरोपी के खिलाफ जांच एजेंसी को सबूत न मिले तो वह सीआरपीसी की धारा 169 के तहत क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है। अदालत क्लोजर रिपोर्ट में पेश तथ्यों को देखती है और फिर मामले के शिकायती को नोटिस जारी करती है। शिकायती को अगर क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति है तो वह इसे दर्ज कराता है। क्लोजर रिपोर्ट पर जांच एजेंसी की दलीलों को भी अदालत सुनती है। यदि अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूत नहीं है तो वह क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है और केस बंद करने का हुक्म देते हुए आरोपियों को बरी कर देती है। क्लोजर रिपोर्ट के साथ पेश तथ्यों और साक्ष्यों को देखने के बाद अगर अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य हैं तो वह उसी क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट की तरह मानते हुए आरोपी को समन जारी कर सकती है। यदि अदालत क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होती तो जांच एजेंसी को आगे जांच के लिए कह सकती है। यदि एक बार क्लोजर स्वीकार होने के बाद भी जांच एजेंसी को बाद में आरोपियों के खिलाफ भरपूर सबूत मिल जाए तो दोबारा चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। लेकिन एक बार ट्रायल खत्म हो जाए और आरोपी बरी हो जाए तो उसी केस में दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता। आज के चर्चा में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना न भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।